आप रोज इतने पेशेंट्स देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट अगर मैं पूछूं कि भारतीय कपल्स की लाइफ एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ चल रही है? कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष ये नहीं बोलेगा कि मैं कमजोर खिलाड़ी हूँ या मेरी सेक्सुअल लाइफ खराब है, मेरी पत्नी खुश नहीं है मेरे से सेक्स की वजह से। कालीन भैया बहुत बड़े बाहुबली होते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेड पे उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते और जब भी पूछते हैं तो पत्नी यही जवाब देती है, तुमसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको वही एक जगह मिल रही है पति को नीचा दिखाने के। एक फीमेल अच्छा सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता करेंगे? और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की क्या डेफिनेशन? यदि मेरा पार्टनर सिर्फ ओरल सेक्स से ही उसको ऑर्गेजम आ जाता है, या मैं उसका निपल सक कर रहा हूँ और उसको ऑर्गेजम आ जाता है, या मैं उसके कान पे टच करता हूँ और हल्का सा पेनिट्रेट करता हूँ वही उसको ऑर्गेजम आ जाता है, तो मैं अर्ली इजैकुलेटर नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट। मैं पूछता हूँ फोर प्ले में क्या करते हो? किस करते हैं सर, किस करते हैं? साला किस करना नहीं आता लोगों को। ये किस कैसे करते हो? जैसे बच्चा माँ को किस करता है ऐसे वो किस कर रहा है। एक पत्नी का अपने पति को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में कितना योगदान होता है? जब अपनी शादी हुई थी तब तुम 10 मिनट खेलते थे, आज तुम 10 झटके में आउट हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी तौंद जो है वो लटक रही है, तुम 160 किलो के हो गए हो, तुम्हारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा HbA1c 11.5 है। तो ये जो एक पंचिंग है ना, हिटिंग, सेक्स से बड़ी हिटिंग कोई नहीं हो सकती। बहुत से झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, गली गली ये विज्ञापन लगाते हैं, रेलवे पटरियों के पास में, मैगजीन्स में, अखबारों में आए दिन विज्ञापन आते हैं। तो इस नाड़ी के अंदर देखा था, तो बचपन में मस्त मैथुन करता था। तो बैद जी आप भी करते थे, पूरी दुनिया करती थी। मेडिकल स्टोर पे खुद से गए और वियाग्रा या मैनफोर्स वगैरह जो भी है, सिग्नल प्रेसिट्रेट, वो अपने आप लेके खाते हैं। ये लेना अपने आप से ठीक है कि नहीं? रात को 4 बजे आपकी वाइफ टच कर रही है आपको, वो इशारा दे रही है कि मुझे सेक्स चाहिए, अब आप क्या वायग्रा खाओगे? या आप हनीमून पे गए, या आप गोवा गए, या कहीं और गए हॉलीडे पे, आपका पार्टनर आपसे सेक्स की डिमांड कर रहा है, वायग्रा खा के तुम ना सेक्स करोगे 4 बजे? इज इट ट्रू दैट मैन ऑलवेज हैव अ हायर सेक्स ड्राइव देन वुमेन? शादी के बाद सेक्स और काम का हमारे जीवन में बहुत ही अहम महत्व होता है। आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में इस विषय पर, बहुत गहनता से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मिथ्स हैं जो समाज में फैलाए गए हैं काम को लेके, सेक्स को लेके, और उन मिथ्स को, उन भ्रम को, उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ हैं जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित जोशी जी, जो कि जयपुर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं और जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने MD करा है मेडिसिन में, फिजिशियन भी हैं। और डॉक्टर साहब ने इस पहलू को देखा कि समाज में बहुत से झोला छाप डॉक्टर जिनको कहते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस फील्ड में जाएंगे और इस फील्ड में जाकर ही लोगों की सेवा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपने बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये आता है कि सेक्स को, काम को इस तरह से देखना कि हम एक युद्ध की स्थिति में जा रहे हैं, हम बेडरूम में एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं। कई बार कुछ बीमारियों के नाम भी ऐसे दिए गए हैं, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को शीघ्र पतन कहते हैं, मतलब कि युद्ध जल्दी हार गया, वो पतन हो गया उसका, वो बेचारा हार गया, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। अब किसी को भी ये नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कि भैया वो 10 सेकेंड में हारेगा या 10 मिनट में हारेगा या 30 मिनट में हारेगा, किसी को नहीं पता। ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ इस पॉडकास्ट में। भारत में आप रोज इतने पेशेंट्स देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट अगर मैं पूछूं कि भारतीय कपल्स की लाइफ एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ चल रही है? ये बहुत गहरा सवाल पूछा है आपने, और कोई भी आदमी, न तो तिवारी जी बता सकते, न जोशी जी बता सकते, कि यदि हमसे कल को माइक लेके हम कनॉट प्लेस पे घूम रहे और पूछे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी चल रही है, तो हमारा जवाब है बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ। तो सेम, हम इस सवाल का कोई भी ऑथेंटिक जवाब, डाटा नहीं निकाल सकते कि कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष ये नहीं बोलेगा कि मैं कमजोर खिलाड़ी हूं या मेरी सेक्सुअल लाइफ खराब है, मेरी पत्नी खुश नहीं है मेरे से सेक्स की वजह से। बट एक स्टडी हुई थी 2024 के अंदर, मुझे नहीं पता वो कितनी ऑथेंटिक है। उस स्टडी में आया था कि भारत के अंदर करीब 67% लोगों ने ये बोला कि
हमारी सेक्सुअल लाइफ सही चल रही है, मतलब 3 में से 2 लोगों ने बोला हमारी सेक्सुअल लाइफ सही चल रही है। बट यदि हम इंटरनेट पे सर्चेस की बात करें तो 98% लोग जब सेक्सुअल डिजीजेस को सर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आती है नेचुरल वे में टाइम को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब 98% लोग सबसे पहला सवाल गूगल से या चैट जीपीटी से पूछते हैं कि सेक्स को का टाइम कैसे बढ़ाऊं, टाइमिंग कैसे बढ़ाई जाए। और जो रील्स यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा रन करती है वो होती है नेचुरल वे में हार्डनेस कैसे पाएं। तो मुझे नहीं पता वो स्टडी कितनी ऑथेंटिक है, बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो जितनी दुनिया देखी है इस पिछले 15 सालों के अंदर, मैं लोगों की सेक्सुअल लाइफ पे काफ़ी रिसर्च करता हूँ, लोगों को स्टडी करता हूँ, तो वी आर वेरी पुअर इन सेक्सुअल लाइफ। हम लोग खराब हैं, हमारी सेक्सुअलिटी खराब है, और उसका एक ही रीज़न है क्योंकि हम, बिकॉज इंडिया इज़ ए डायबिटीज़ वर्ल्ड, इंडिया इज़ ए ओबेसिटी वर्ल्ड, हम फिट नहीं हैं। जब हम फिट ही नहीं होंगे तो हम दौड़ेंगे कैसे, हम बिस्तर पे कैसे दौड़ेंगे, हम खेलेंगे कैसे? तो जब खेलेंगे ही नहीं तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? महिलाओं को सेटिस्फाइड करना, मतलब अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड करना, इस मामले में सबसे ज़्यादा पुरुषों का ध्यान रहता है, ना कि अपने प्लेजर को लेके कि आप सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए। लेकिन हाँ, पत्नी है तो वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका कोई एक पैरामीटर भी नहीं है। वो कई बार सवाल भी पूछते हैं, वो फीमेल के ऊपर है वो कैसा रेस्पॉन्स करे अपने पार्टनर को। उसने कह दिया कि बहुत अच्छा है तो हमने मान लिया बहुत अच्छा है। इसको लेके बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है समाज में, जो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? उसका जो आपने जो सवाल पूछा ना, ये मतलब मेरे बहुत नियर टू माय हार्ट है कि मतलब जब कपल मेरे पास आता है और मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपने पूछा अपनी वाइफ से कि वो सेटिस्फाइड हुई या नहीं, तो जैसे मैं मारवाड़ी हूँ तो मारवाड़ी में बोलते हैं अजी साहब काहे पूछणो, वो तो खुशी हुई थी। अच्छा, कि मतलब वो इसमें तो पूछने क्या बात है? इसमें पूछने क्या बात है, वो तो खुशी है। हाँ। और जब मैं वही सवाल फीमेल से पूछता हूँ तो वो मुझसे ऐसा बोलती कि मैं उसको उस मोमेंट पे दुखी नहीं करना चाहती। हाँ, मैं बोलता हाँ हो गया तुम्हारा, कि हाँ हो गया, चाहे मेरा हुआ हो या नहीं हो। जैसे वो भारतीय महिला है ना कि वो आधी रोटी भी किसी को दे देगी कि तू खा ले। सेम विथ सेक्स, कि वो उसको ये बोलेगी कि यार हाँ बहुत बढ़िया, अब तुम सो जाओ फटाफट से और मुझे और टॉर्चर मत करो और सोने दो, क्योंकि तुम 7 बजे सो के उठोगे, मुझे 4 बजे उठ के बच्चे का डब्बा बनाना है। राइट। तो यहाँ जो आप फील नहीं कर पाते हो किसी दूसरी स्त्री का को प्लेजर मिला है नहीं मिला, ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कई बार फीमेल्स जब ऐसा बोल देती है कई सालों की शादी के बाद कि यार तुमसे कुछ होना जाना तो है नहीं, यार तुम डालोगे और डालते डिस्चार्ज हो जाओगे और फिर तुम सो जाओगे, उस मोमेंट पे एक आदमी जागता है, अच्छा मतलब मामला गड़बड़ हो रहा है, अब जाके किसी को दिखा के आओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई फीमेल मेरा ये पॉडकास्ट देख रही है तो मुझे मेल से ज़्यादा फीमेल सेक्सुअल हेल्थ पे को कंसर्न ज़्यादा रहता है, बिकॉज मेल कहीं भी उड़ के भंवरे की तरह जा सकता है, लेकिन जो फीमेल है उसकी सेक्सुअलिटी पे कोई बात ही नहीं करना चाहता, उसके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। और यदि किसी औरत ने बोल दिया, कोई नई न्यूली मैरिड कपल, उसने बोल दिया यार आई एम नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड, तुम बहुत जल्दी आउट हो गए, तो वो आदमी के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मतलब ये उससे पहले भी कहीं सेटिस्फाइड हो चुकी है। उसके करैक्टर को आप ध्यान में ला दोगे, जज करने लग जाओगे। उसको ये नहीं पता है कि यार ये भी वही सोशल मीडिया देख रही जो मैं देख रहा हूँ, या मेरी सहेली ने बोला था कि हमारा सेक्स 15-20 मिनट तक चलता है, तुम तो डालते ही डिस्चार्ज हो जाते हो। तो कोई भी फीमेल यदि वो चाहती है कि उसकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी गुजरे जीवन भर, तो जिस दिन उसकी शादी हो रही है उसके कुछ समय बाद ही वो बता दे अपने हस्बैंड को, वो उस पर चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, काउंसलिंग करे कि यार आई थिंक वी शुड कंसल्ट विथ समवन, आई एम नॉट हैप्पी विथ योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इट्स ओके दैट यू आर अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, आई एम हैप्पी विद दैट, बट मैं सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ, हमें किसी को दिखाना चाहिए। यहाँ इशू तब आता है जब औरत ने बोला कि मैं सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। अब ये 2 तरह के आदमी है, एक तो जो कंसर्न करेगा कि हाँ यार चलो दिखा के आते हैं, और दूसरा देख लेंगे यार, कर लेंगे यार, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है।
वो अपनी सेक्सुअल डिजीज को सीरियस ही नहीं ले रहा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा मेल ईगो हर्ट हो गया, हाउ कैन आई, मैं बुरा खिलाड़ी कैसे हो सकता हूं। और यही सवाल 45 साल के आदमी से जब पूछते हैं, बच्चे ऐसे हो गए क्या अपने? अरे बच्चे होने के लिए आदमी नहीं चाहिए, स्पर्म चाहिए। और आज वो औरत ये बोल रही है कि हिम्मत करके कि यार 15 साल हो गए सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती, दिखा के हो, तो उसको आदमी को लगता है कि यार किसी ने कलेजा मांग लिया मेरे से, ईगो पे आ गई, ईगो पे आ गई, तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, तेरा हाँ। फोन दिखा। तो ये बड़ा कंसर्न है। तो फीमेल को अपने सेक्सुअल इश्यूज को हमेशा एड्रेस करना चाहिए। और यदि इस पे सर एक और पहलू है जो मैं बता देता हूँ आपको। एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था कि जो महिलाएं जिनके पति बहुत रुतबेदार या बहुत बड़े ओहदे में होते हैं और वो डोमिनेट नेचर का होता है, तो वो बेड पे महिला जरूर ये प्रयास करेगी अपने पति को नीचा दिखाने का कि तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं है। एक मूवी आई थी कालीन भैया की और कालीन भैया बहुत बड़े बाहुबली होते हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेड पे उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, और जब भी पूछते हैं तो पत्नी यही जवाब देती है, तुमसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको वही एक जगह मिल रही है पति को नीचा दिखाने के लिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड बिलीव मी, मेरे पास कई कपल्स आते हैं, कई फीमेल्स जब अकेली आती है और वो मुझे बोलते हैं माय हस्बैंड इज टॉर्चरिंग मी, उसको दिन में रात को 3-3 बार सेक्स चाहिए, मैं क्या करूँ? उसको एनएल चाहिए, उसको मतलब उसको सब कुछ चाहिए, मैं क्या करूँ? मैं इंसान हूँ, मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ? मैंने कहा कि आप जब भी सेक्स करें ना, वो तो एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, चाहे सेटिस्फाइड हो जाओ ना तो भी, इवन एंड देयर आर सम करप्टेड पीपल्स कि दे हैव मल्टीपल अफेयर्स, वो बोल रही कि मैं क्या करूँ, मैं सेक्स करती हूँ, फिर वो सेक्रेटरी के साथ सेक्स करता है और 4-5 जगह जाके मुंह मारता है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोलो कि यू आर नॉट ए गुड प्लेयर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चाहे सेटिस्फाइड हो जाओ तो भी आंखें बंद करके आई नीड मोर, आई नीड मोर, आई नीड मोर। जब आप ऐसा 10-15 बार कर लोगे तो डिप्रेशन में आ जाएगा और आपके ऊपर जो भी वो प्रताड़ना ना कर रहा है ना, वो कम हो जाएगी। इट्स अ नेचुरल वे। एंड देयर आर सम फीमेल्स, जब मैं उनको बोलता हूँ कि चाहे आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं भी हो रही हो, तो मुझे यदि आपके हस्बैंड का मोरल बढ़ाना है तो मैं बोलूँगी आई एम वेरी मच हैप्पी, दैट वाज वंडरफुल सेक्स आई हैवर हैड, इससे बढ़िया सेक्स कभी नहीं हुआ यार, मजा आ गया, तुम आज क्या खा के आए हो। ये जब आप उसको बोल दोगे तो वो कोशिश करेगा कि मैं अगली बार और बेटर करूँ। मतलब जैसे हम बच्चों को सहलाते हैं ना, बहुत बढ़िया क्या बेटा, अगली बार और अच्छी पेंटिंग बनाना, तो सेम जब मुझे किसी हस्बैंड का मोरल बढ़ाना है कि यार ये कमजोर फील कर रहा है, उसको डर लग रहा है, वाइफ के पास साइकोलॉजिकल ईडी है, तो हम इस तरह से भी बोलते हैं। और कई जो हस्बैंड है जो दुष्ट किस्म के होते हैं, उनको हम इस तरह से डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कोई परिभाषा है? कैसे डिफाइन करते हैं आप कि एक फीमेल अच्छा सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता करेंगे? और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की क्या डेफिनेशन है? देखो, यदि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की हम डेफिनेशन बात करें जो कि बुक्स में लिखी है, तो यदि आप पेनिट्रेट करने के बाद यदि 2 मिनट से कम में आउट हो रहे हो, आपका जो इंट्रावेजाइनल टाइम है, लेटेंसी टाइम है जिसको हम बोलते हैं, यदि वो 2 मिनट से कम है कंटिन्यूस पेनिट्रेशन में, तो आप अर्ली इजैकुलेटर हो। ये बुक्स में लिखा है कि आप 2 से 3 मिनट से कम में झड़ जाते हो, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। मेरे पास जब पेशेंट आ रहा है तो वो 2-3 मिनट की बात नहीं कर रहा, वो 2-3 झटके की बात कर रहा है। मैं डालता हूँ, डिस्चार्ज हो जाता हूँ, डालने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ। ये है अर्ली इजैकुलेशन। बट यू नो, यदि हम अर्ली इजैकुलेशन को समझे, बिकॉज प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक अच्छा टर्म नहीं, मैं इसको नहीं कैच कर पाता। अर्ली इजैकुलेशन मतलब मैं मेरे पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, वो 5 मिनट में सेटिस्फाइड होती है, मैं 4 मिनट में सेटिस्फाइड होता हूँ, ये अर्ली इजैकुलेशन है। इस चीज के अंदर यदि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं, एंड सपोज आदमी ने सेक्स किया और वो 1 मिनट में आउट हो गया, पर यदि वो पार्टनर 59 सेकंड में डिस्चार्ज हो गई, तो दे आर गुड प्लेयर्स, वो एक दूसरे की सेक्सुअलिटी में फिट बैठते हैं। एंड सेम कपल, दे आर मेकिंग सेक्स फॉर 20 मिनट्स, लगातार लग रहा है, लेकिन वो औरत 21वें मिनट में डिस्चार्ज हो रही है, तो इसको अर्ली इजैकुलेशन मानूंगा मैं। यहां बात है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, वाइफ सेटिस्फैक्शन, गर्लफ्रेंड सेटिस्फैक्शन, कि यदि मेरा पार्टनर सिर्फ ओरल सेक्स से ही उसको ऑर्गेजम आ जाता है, या मैं उसका निपल सक कर रहा हूँ और उसको ऑर्गेजम आ जाता है, या मैं उसके कान पे टच करता हूँ और हल्का सा पेनिट्रेट करता हूँ, वही उसको ऑर्गेजम आ जाता है,
तो मैं अर्ली इजैकुलेटर नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को। तो ये मेरी डेफिनेशन है। पर जो बुक्स की डेफिनेशन है कि यदि आपका इंट्रावेजाइनल टाइम 2 या 3 मिनट से कम है तो आप अर्ली इजैकुलेटर हो। बात ये आ जाती है कि पुरुषों में तो चलिए जैसे ही हम इजैकुलेट करें और वहाँ से सारा काम ख़त्म। फीमेल्स को लेके कई बार वहाँ जहाँ ख़त्म होता है आदमियों का, और वहाँ से उनका वो गेम चालू होता है। यदि हम फीमेल सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई इसको समझें तो पहला, करीब 50% फीमेल के अंदर एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्क्वाटिंग। जैसे मेल इजैकुलेट होता है वैसे ही फीमेल भी इजैकुलेट होती है। अच्छा। और वो इजैकुलेशन इतना ज़्यादा होता है जितना मेल का इजैकुलेशन है उससे भी ज़्यादा, मतलब पिचकारी सी छूटती है, आपका बेडशीट गंदा हो जाएगा, मतलब इतना पानी आता है। तो ये काफ़ी फीमेल्स में स्क्वाटिंग बोलते हैं इसको। स्क्वाटिंग अक्सर उन फीमेल्स में होती है जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सेक्स के। यहाँ टाइमिंग की बात नहीं कि कितना लंबा सेक्स कर रहा है, ओवरऑल, यहाँ ओवरऑल कि वो उसको पता है कि मेरा जो पार्टनर है उसकी वजाइना को मैंने स्टडी किया हुआ है कि ये वजाइना है, और इस वजाइना के अंदर यदि मैं इस वॉल पे जा रहा हूँ और इस वॉल पे जाके मैं उसके जी स्पॉट को टच कर रहा हूँ अपने पीनिस से, तो वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे उसका ऑर्गेजम तुरंत आ जाता है। तो मतलब बस ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी बॉडी टू बॉडी। कि मेरा एक पेशेंट है वो बोलता है कि जब मैं मेरी वाइफ के जाता हूँ अंदर और मैं यहाँ पर तो कर रहा हूँ थ्रस्टिंग कर रहा हूँ जी स्पॉट की तरफ, लेग को ऊंचा करके इधर की तरफ से, और उसी वक्त सेम मेरी बॉडी उसके एक लेफ्ट वाले निपल को सक करती है। जैसे ही मैं उसके लेफ्ट निपल को सक करता हूँ और स्क्वर्टिंग करता हूँ, मतलब थ्रस्टिंग करता हूँ, तो मेरा पार्टनर 1 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है, और वो जो डिस्चार्ज है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमारा बेडशीट खराब हो जाता है। तो अब ये क्या है, ये कला है जो आपने सीखी है, और कला सीखने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी आपके फीमेल पार्टनर की। मतलब हर औरत का सॉफ्टवेयर अलग है, कोई फिक्स नहीं है बिल्कुल कि यहाँ पर डक मारोगे तो सीधा हॉल में जाएगा, नहीं, वो आपको आपके पार्टनर की स्टडी से पता चलेगा जो आपने कई सालों से उसके साथ संभोग करके किया है। कि आज मेरा पार्टनर है सपोज करो, और मैं वुमन ऑन द टॉप पोजीशन में जब मैं होता हूँ तब वो इजैकुलेट होती है, तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में कर रहा हूँ या रिवर्स वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में, कि जिसके अंदर जो औरत है वो टांगों की तरफ है, उसका चेहरा टांगों की तरफ है और वो उल्टी है, आपके उसका जो कूला है वो आपके चेहरे की तरफ आ रहा है। तो रिवर्स वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में कई फीमेल्स बहुत अच्छा इजैकुलेट करती है। तो ये चीज़ें कलाएं हैं जो सीखनी पड़ेगी। खाना पकाने की कला, बाकी तो विज्ञान है, यही कला है, यही कला है। जो सीख गया वो खेल रहा है, जो सीख गया वो खेल रहा है कि साला ट्रेडिंग कैसे करनी है, या आपको आ गया तो आप खेल लोगे, नहीं तो आप बाकी सब 99% शेयर मार्केट खुलते ही सवेरे आधे घंटे कमा के निकल गए। हाँ, है ना सर? ये कला सीखनी पड़ेगी सर, ये कला है। तो डॉक्टर साहब कुछ कला आप भी सिखाते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या क्या प्रोसेस है। जैसे आप वनडे गेम में आप जा रहे हैं तो ठीक है, पहले आपका बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग सभी पे ध्यान रहता है, तो पार्ट है उसके गेम के। हाँ, तो सेक्स भी एक पार्ट है, फोर प्ले भी रहेगा, कितनी देर का रहना चाहिए, क्या एकदम जाते ही आप चालू हो गए? सर देखो, सबसे पहले तो आपका जो पार्टनर है, मतलब सेक्स जो है ना, इट्स नॉट 2 मिनट मैगी नूडल्स, राइट, इट्स एक बिरयानी। कि एक आप सादा चावल खा रहे हो, भात माछ, वो सेक्स नहीं है, सेक्स एक बिरयानी है, उसमें मसाले डलते हैं, उसमें तड़का डलता है। वही चावल था, आपने उसमें कितने मसाले डाले, उसको कितने हांडी को कवर किया, फिर उसमें आपने साला वो आटे का वो लगाया, तो फिर धीमी आंच में पकाया, धीमी आंच में पकाया तेज आंच में नहीं, तेज में तो जल जाएगा चावल। तो इट्स सेम लाइक दैट कि जब आप जा रहे हो पार्टनर के पास, स्टार्ट विथ बात, प्रेम की बातें। आप साला यदि सेक्स में जा रहे हो, यदि आपको आपका पार्टनर पसंद भी नहीं है तो भी आप उसकी सेक्सुअलिटी को प्रेस करो कि आई लाइक योर बटक्स, आई लाइक योर बूब्स, तेरे ये बूब जो है छोटा है एक बड़ा है, तेरी वजाइना का जो रंग है ना वो मुझे स्टिमुलेट कर देता है। कि मतलब मैं जब उसको देखता हूँ तो मुझे सन्नी लियोनी की वजाइना दिखती है।
मतलब आपको हाँ इमेजिन करना पड़ेगा वर्ल्ड हाँ कि यदि आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि साला किसी जमाने में मोबाइल आएंगे, अब मोबाइल आ गए और मोबाइल ऐसे आ गए, किसी जमाने में ये नहीं सोचा था कि ईवी आएगी। तो जब ये सब चीजें आप सोचते हो ना, तभी आप उसको, अच्छा सेक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ, ब्रेन इज द लार्जेस्ट सेक्स ऑर्गन। तो यदि आपका ब्रेन जब सेक्स में जाएगा, हो सकता है आपकी पार्टनर आपको बुरी लगती हो, पर आप इमेजिन के अंदर कहाँ हो, सन्नी लियोनी के पास, किसी और पॉर्न स्टार के पास। तो आप जब इमेजिन करने लगोगे ना उसी वजाइना की, तो आपको वो फीलिंग आने लगेगी एंड पार्टनर को भी स्टिमुलेशन आएगा। तो आपको उसको सबसे पहले प्रेस करना है उसकी सेक्स को, फिर आपको फोर प्ले स्टार्ट करना है। एंड अगेन मैं पूछता हूँ, फोर प्ले में क्या करते हो? किस करते हैं सर, किस करते हैं? साला किस करना नहीं आता लोगों को। ये किस कैसे करते हो? जैसे बच्चा माँ को किस करता है ऐसे वो किस कर रहा है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर द बॉडी, हाउ टू किस। अब ऐसा नहीं कि हर औरत को फ्रेंच किस पसंद है, किसी को फ्रेंच किस पसंद है, किसी को सिर्फ इस होठ की किसिंग पसंद है, किसी को जीभ पे किस पसंद है, किसी को उसके तालू को टच करना पसंद है, तो किसी को दांत छूना पसंद है, किसी को इस होठ को जोर से दबाना पसंद है। अब ये अपन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो या तो वो बोलेगी यार हाँ मेरे को आनंद आ रहा है, या बोलेगी नहीं मुझे दर्द हो रहा है। तो यहाँ आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी, हर बॉडी अलग है। बिल्कुल, कि यदि तिवारी जी के 5-6 गर्लफ्रेंड्स है तो हर गर्लफ्रेंड का अलग पॉइंट होगा तिवारी जी। सो ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी तिवारी जी को फाइंड आउट करने में, फाइंड आउट करना पड़ेगा। फंसाएंगे सर आज हमें। then we need to move again कि अब आप उसके ब्रेस्ट पे गए, उसके ओरल सेक्स को गया, ओरल को आपने किया, मतलब बटक को आपने छुआ, मतलब एवरीबॉडी, मतलब एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। वो इतना खूबसूरत बाग है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है कि आप उसमें जितना घुसते जाओगे आपको आनंद की अनुभूति होती जाएगी। फिर जब आप सोमरस निकालोगे, जैसे भगवान ने निकाला था असुर और देवताओं ने, वैसे जब आप मंथन करोगे अपने पीनिस का अंदर, तब जो सोमरस निकलेगा उसी से उत्पत्ति होती है जीवन की। जीवन की क्या व्याख्या करी है डॉक्टर साहब, मतलब समुद्र मंथन से जो सोमरस निकला था और आपने जो व्याख्या करी है भाई, इट्स सेम लाइक दैट। उसके बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी और ऐसा ना हो कि वो राहु केतु लेके भाग जाएं। राहु केतु लेके अच्छा अगेन वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन राहु केतु आल्सो। यदि आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा राहु केतु आके करेगा आपके लिए। पकड़ लिया सर आपने, पकड़ लिया पॉइंट। तो भैया राहु केतु से बचना है तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो तरीका अपना लो, राहु केतु ना आ पाए आपके जीवन में और आपकी कुंडली में। जिस विषय को गंभीरता से उठाया था आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और ये गंभीर विषय है जिस पे चर्चा हो रही है, एक फीमेल पार्टनर का या एक पत्नी का अपने पति को एक अच्छा खिलाड़ी बनाने में कितना योगदान होता है। देखो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको कोरिलेट करूंगा वैभव सूर्यवंशी से। आज वैभव सूर्यवंशी को वैभव सूर्यवंशी बनाने में उसके पेरेंट्स का बड़ा हाथ रहा है। उसकी माँ ने जितनी मेहनत करी होगी उस बच्चे की परवरिश में, उतना कोई नहीं कर सकता, उतना डेडिकेशन कोई नहीं कर सकता। और सारी माएँ अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाने में बड़ी मेहनत करती। सेम विथ दैट फीमेल, जो फीमेल अपने पति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्स करवाना चाह रही है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस देना चाह रही है, वो एक सेक्स के माध्यम से ही दे सकती है। अब वो कैसे करेगी? ये है कि पहला तो आपके बच्चे की जो कमियां हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, आपके हस्बैंड में जो कमियां हैं वो समझनी पड़ेगी। एक स्त्री चाहे तो एक आदमी को कुछ भी कर सकती है, वश में कर लेती है एक औरत। बिल्कुल। और वश में करने का जो तरीका है वो क्या है? एक आदमी एक औरत के वश में क्यों होता है? इसी माध्यम से होता है, जब वो एक्ट करता है तब जो संभोग से समाधि आती तो वो एक रियल लाइफ में चले जाते हैं, मेडिटेटिव लाइफ में, कि 70 साल की उम्र में भी वो एक दूसरे को प्रेम कर रहे होते हैं। मरीज मरते समय भी अपनी बीवी को दवाइयाँ दे रहा होता है कि तू दवाई ले ले। वो जो प्रेम की जो उत्पत्ति होती है वो संभोग के क्षणों में होती है, वो प्रेम के क्षणों में होती है, वो ऑर्गेज्म के क्षणों में होती है, जब दोनों आत्मा एक दूसरे से मिल जाती है। अब औरत को क्या करना है कि सबसे पहले अपने हस्बैंड को
कि कमियां समझनी पड़ेगी और उसको ये बताना पड़ेगा कि यार तुम्हारा हार्डनेस जो है ना वो आज सही नहीं है, और ये हार्डनेस सही नहीं होने का रीजन जो है ना, तुम रोज पार्टी करते हो ना रात को, ये है, और तुम पार्टी के अंदर 2 सिगरेट पीते हो ना, इसकी वजह से हो रहा है। सुबह एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, मतलब वो एक उसको जेंटलमैन बना सकती है बिल्कुल। कि तुम्हारा टाइम जब अपनी शादी हुई थी तब तुम 10 मिनट खेलते थे, आज तुम 10 झटके में आउट हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी तौंद जो है वो लटक रही है, तुम 160 किलो के हो गए हो, तुम्हारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा HbA1c 11.5 है। तो ये जो एक पंचिंग है ना, हिटिंग, सेक्स से बड़ी हिटिंग कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे अपने आप को भी देखना होगा पहले। वो कह देगा तुम्हारा खुद का पेट लटक रहा है। नहीं बॉस, आपको, तुम खुद 80 किलो की। मैं आपकी बात समझ गया, पर यहाँ हम बात करें एक औरत की। यदि एक औरत सेक्सुअल एक्टिव होना चाहती है और अपने हस्बैंड को, तो वो अपने आप को फिट रखेगी कि जो मेलोडी मूवमेंट आएगा ना मोदी जी वाला, वो तभी आएगा जब आपका वो फीमेल पार्टनर है वो आपको समझाएगा कि यार आप फिट हो, सेक्सुअल को, मुझे सेक्स को भोगना है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छा सेक्स करें। ऐसा नहीं कि बच्चे हो गए अब क्या जरूरत है यार, बच्चे जग जाएंगे। यदि आप एक कमरे के फ्लैट में भी रह रहे हो बॉम्बे जैसे शहर के अंदर, तो आपको अपने सेक्स के लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा। फीमेल, जब मेरे पास कपल आके बोलते हैं कि भाई सेक्स किया कि कैसे करें साहब, बच्चे एक साथ सोते हैं, तो भाई एक्सपायरी निकल जाएगी, फिर तुम्हारे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, लेकिन दुकान काम नहीं करेगी। तो इस पॉइंट पे एक फीमेल को सजग होना पड़ेगा, सेक्सुअलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और यदि वो अर्ली इजैकुलेटर है तो उसको समझाना पड़ेगा कि यार थोड़ा सा और पुश मारो, थोड़ा रुको, थोड़ा संभलो, इतने पागल मत हो जाया करो कि तुम जैसे ही मैं कपड़े उतारती हूँ तुम अधीर हो जाते हो, तुम दौड़ने लगते हो, तुम काटने लगते हो, तुम हवशी बन जाते हो। रुको, इस बिरयानी को धीरे धीरे पकाएंगे, इजैकुलेट होने से पहले मुझे बताओ, अपने आप को निकाल लो। तो ये सब क्या है, ट्रेनिंग है जो सिखानी पड़ेगी। यदि वो औरत सीख गई और उसने उसको सिखा दिया तो ये खिलाड़ी 0 से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। यहीं से ये लाइन आई है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक सशक्त महिला का हाथ होता है। चलिए अब मैं आता हूँ सर, आजकल बहुत से झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, गली गली ये विज्ञापन लगाते हैं, रेलवे पटरियों के पास में, मैगजीन्स में, अखबारों में आए दिन विज्ञापन आते हैं, लिंग को बड़ा करें, लंबा करें, शीघ्र पतन से बीमारी से बचें, हस्त मैथुन, इसको लेके भी बहुत से मिथ हैं। इनको थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर दें। आज मैं जब आ रहा था तो अमर उजाला के अंदर एक ऐड था, इंद्रिय वर्धक यंत्र मिले फला 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 से। तो ये जो इंद्रिय वर्धक यंत्र है, या जो इस तरह के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी हो, मेरा ही मानना है कि सारी पैथीज बहुत अच्छी होती है। प्रॉब्लम जो है तब होती है जब वो एक अनएजुकेटेड आदमी उसको प्रमोट कर रहा है कि आज मेरा होम्योपैथी में नॉलेज नहीं है, चाहे मैं एजुकेटेड हूँ मेडिकल साइंस का, पर मैं झोला छाप हो गया किस चीज के लिए, होम्योपैथी के लिए। राइट। सो इफ आई एम नॉट हैविंग नॉलेज और मैं जाके फिर बाल बेचने लग जाऊं कि यार मेरे पास पेशेंट आया इस तरह का ऐड देख के, अच्छा हर जो आपने दीवारों पे देखा कि मिले मेरठ के अंदर, दिल्ली में, जयपुर में, डॉक्टर शेख से, डॉक्टर कबीर से, तो आप जब जा रहे हो किसी के पास भी तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पता करना चाहिए कि भाई आप फला फला कहाँ से पढ़े हुए हो। एजुकेशन जरूरी है। दूसरा, जो भी साइंस आप उसको बता रहे हो, आई एम ओके विद दैट। मेरे पड़ोस के बैच जी हैं, चाहे कहीं नहीं पढ़े, पर आई एम ओके विद दैट। बट जब वो मुझे देख के बोल रहे हैं कि बेटा तेरी नाड़ी जो है वो मैं देख रहा हूँ, इस नाड़ी के अंदर देखा था तू बचपन में मस्त मैथुन करता था, करता था, तो बैच जी आप भी करते थे, पूरी दुनिया करती थी। तो यदि वो ऐसा बोल रहा है कि तेरे नाड़ी के अंदर दिख रहा है हस्त मैथुन की वजह से तेरी नसें कमजोर हो गई है, तेरी शादी होने वाली, तेरी बीवी तेरे को छोड़ के भाग जाएगी, तो तुरंत उसको छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि आप इलाज के लिए गए हो। अब ये स्वर्ण वसम से इलाज नहीं होता है। हाँ। आपको बोलना पड़ेगा कि स्वर्ण वसम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे डाबर की दो, मुझे बैद्यनाथ की दो, मुझे पतंजलि की दो, मैं खा लूंगा, आपसे नहीं लूंगा। कि आप मुझे होम्योपैथी भी दे रहे हो तो मुझे आप बैक्सन की दो, जो होम्योपैथी के बड़े ब्रांड्स हैं उनकी दो, आप अपनी चीज मुझे मत चेपो। पुड़िया में बांध के दे रहे हैं, उसमें क्या है पता नहीं, वायग्रा मत पिसो।
मेरे अच्छा। पास, हाँ, मरीज आता है पुड़िया लेके इतनी सारी, हाँ। सब ये पुड़िया संडे के दिन बोली थी, जब मैं खाता हूँ तो फिर खड़ा हो जाता है। जब मैं उसको ऐसे टच करता हूँ ना, तो टच करते समझ में आता है इसमें वाइग्रा है। ओ। इसमें भी कोई हार्म नहीं है हाँ। कि तू वाइग्रा पीस के दे रहा है, हार्म इसमें कि तूने उसमें वाइग्रा कितनी गोली पीसी है। हाँ। साले तूने 4 गोली पीस के दे दी उस आदमी का, तो तू किडनी और लिवर का सत्यानाश कर देगा। तो यहाँ इशू है कि आप किसी भी पैथी में जाओ, यदि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हो, सपोज करो ही इज एमडी मेडिसिन और ही इज एमबीबीएस, बट यदि वो क्वैक प्रैक्टिस कर रहा है, दिस इज नॉट अबाउट एजुकेशन, दिस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वैक। कि यार वो भी जाता हूँ तो वो डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कहीं से अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, पर वो देते अपना पुड़िया ही है। वो बोलते हैं कि हमारी ये सदियों की पुरानी रिसर्च है, हमारे पिताजी राज वैद्य हुआ करते थे, अब ये आप लेके जाओ जो हमारी रिसर्च मॉलिक्यूल है। भाई तेरे में रिसर्च होती तो फिर एलन मस्क के साथ अमीर नहीं होता, फिर तू 4 लोगों को क्यों बेच रहा होता। तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, और यदि वो झोला छाप प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे बचो, और चाहे झोला छाप डॉक्टर के पास जा रहे हो क्वालिफाइड प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसके पास जा सकते हो। बिल्कुल। कि उसने कहा कि साहब बेटा वो तू बैद्यनाथ की ये ले लेना, ये चंद्र प्रभावती ले लेना, या पतंजलि का ये ले लेना, या इसका ये ले लेना, कोई इशू नहीं है, टेक इट। यदि आपको असर कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, बट इट्स ओके। बट जिस दिन आप पूरी प्रैक्टिस पे आ गए, स्पेशल पैकिंग पे आ गए, तो आप समझ लो कि यार आपकी जेब कटने वाली है, आप लुटने वाले हो, आपका बनने वाला है। बिल्कुल। एक चीज़ और डॉक्टर साहब देखने में आती है कि मेडिकल स्टोर पे खुद से गए और वियाग्रा या मैनफोर्स वगैरह जो भी है, सिडनाफिसिट्रेट, वो अपने आप लेके खाते हैं। ये लेना अपने आप से ठीक है कि नहीं? सर बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज हम जिस देश में रहते हैं, यदि हम हमारे सिस्टम को समझे तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है ना। आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हो तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि बच्चा बीमार होता है, आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के बजाय केमिस्ट के पास जाके बोलता है एक एजी 250 दे दे, एक पैरासीटामोल की आधी गोली दे दे, और फिर जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, सर 3 दिन से तो एजी दे रहा हूँ, पैरासीटामोल दे रहा हूँ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने डेवलप कर लिया। सेम विथ PDE5 inhibitors like sildenafil, tadalafil, megalis, manforce, Viagra. These are wonderful molecules made to treat erectile dysfunction. बट 20 साल का लड़का जिसको ईडी नहीं है वो जाके वो खा रहा है, उसको जरूरत ही नहीं थी, उसको सेक्स को भोगना था, उसको काम रस को एंजॉय करना था। अब वो काम रस एंजॉय नहीं कर रहा, उसको वो रस एंजॉय करना है जो उसके दोस्त ने किया है कि मैं गया था, मैंने वो गोली ली 100 mg की, उसके बाद मैंने 6 बार पेला। टारगेट चेंज हो गया उसका। नेचुरल आदमी कितनी बार सेक्स कर सकता है? 1 बार, और यदि बिल्कुल भूखा है, यंग ब्लड है, 2 बार 3 बार, नेचुरल वे में सेक्स आ रहा है। पर आप क्या कर रहे हो, आप उस 2 घंटे के अंदर 6 बार आपको सेक्स करना है, तो आप वो मैनफोर्स की गोली जो 10 रुपए की आती है, और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? केमिस्ट को, क्योंकि 1 पे 4 गोली फ्री है, वो जाएगा, वो लेगा, मैं केमिस्ट लेगा, भाई साहब ले लो थाना मजा आ जाओ आज तो। उसने उसकी वाट लगा दी क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं थी। आपकी जेब में आना था 200 का नोट, आपने उसमें 4 इतनी बड़ी नोट की गड्डी दे दी, तो क्या होगा? वीनस लीकेज होने लगेगा, आपका जो पीनिस है वो डैमेज हो जाएगा परमानेंटली। अच्छा। कि इस लिंग की कैपेसिटी थी 2 लीटर ब्लड की, आपने इसमें 4 लीटर ब्लड डाल दे तो क्या होगा? लीकेज, वीनस लीकेज, आपका पेनिस परमानेंट डैमेज हो जाएगा। पहला फिजियोलॉजिकल चेंज है। साइकोलॉजिकल, नाउ योर ब्रेन इज डिपेंडेंट टू दैट मॉलिक्यूल। आपसे कोई बोले रात को 4 बजे आपकी वाइफ टच कर रही है आपको, तो इशारा दे रही है कि मुझे सेक्स चाहिए, अब आप क्या वाइग्रा खाओगे? या आप हनीमून पे गए, या आप गोवा गए, या कहीं और गए हॉलीडे पे, आपका पार्टनर आपसे सेक्स की डिमांड कर रहा है, वाइग्रा खा के थोड़ा ना सेक्स करोगे 4 बजे। सो नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल कि मुझे बिना सिगरेट के पॉटी नहीं आती। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, और उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाएगा। सपोज करो यू आर ए कार्डिक पेशेंट, मेरे पास बहुत सारे, यानी कल ही एक पेशेंट आया, जैसे ही वो पेशेंट आया मैंने कहा वापस से थाईलैंड जा रहे हो? तो बोल रहा है कि मैंने, वो हमेशा मेरे पास तब आता है क्योंकि ही इज ए बिग बिजनेसमैन। वो 50-60 लोगों के ग्रुप को लेके जाता है जब उसकी कंपनी के वो टारगेट पूरे कर देते हैं ऑल ओवर इंडिया के। अच्छा। वो 50-60 लोगों के लिए बोलता है कि साहब वो गोली दे दो, क्योंकि वो वहाँ पे सबको मैं एंजॉय कराऊंगा। अच्छा। उस साल भर उसका माल बेचता है। मैंने कहा फिर थाईलैंड जा रहे हो? नहीं सर, थाईलैंड नहीं जा रहा सर, खुद के लिए आया हूँ। तो इट्स ए सेम,
हाँ, कि आप, एंड ही इज अ कार्डिक पेशेंट, ही इज टेकिंग हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ही हैव सीरम क्रिएटिनिन लेवल मोर देन 2। तो अब वो जब ये वाइग्रा वगैरह खाएगा तो उसको हार्ट अटैक होगा, उसको किडनी डिजीजेज होंगी। और यदि कोई आदमी नाइट्रेट्स खा रहा है, तो जो वाइग्रा की गोली पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आपने नाइट्रेट्स के साथ खाई तो आप मरोगे। बिल्कुल। यदि नाइट्रेट्स खुद ही वेजोडाइलेटर है, और अगर एक हार्ट के पेशेंट अगर ले रहा है तो एक तो नाइट्रेट ले रहा है और ऊपर से उसने डायलेट सिटाफिसिट्रेट कर ले लिया ली। तो मर जाएगा। एंड आई हैव मैनी पेशेंट्स जो इन दवाइयों को खाने के बाद कार्डिक इमरजेंसी में गए। एंड यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी गुड कार्डियोलॉजिस्ट कि आपके बाद वायग्रा खाने के बाद कितने लोग आज तक आपके पास इमरजेंसी में आए। मतलब हर कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचे ही हैं, और उसमें कई तो यंग हैं। एब्सोल्युटली सर। भाई किसी भी आदमी को जो वायग्रा का दीवाना है, शौकीन है, डिपेंडेंट है, आपको किसी भी डॉक्टर से, चाहे वो पड़ोस के जीपी ही हो आपके, एक बार अपने कार्डिक पैरामीटर्स चेक करा लो। फिट हो तो खा लो, यदि वो बोलते हैं या रिकमेंड करते हैं तो, या इमरजेंसी कहीं फंस गई है, देश का गौरव खराब हो रहा है थाईलैंड वाईलैंड के अंदर, तो एटलीस्ट आपके पास आपकी बॉडी के पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि आपका किडनी सही है, आपका लीवर सही है, आपका हार्ट सही है, तब आप डॉक्टर की सलाह से खा सकते हो। एब्सोल्युटली। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है कई बार, उससे भी क्या कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन होता है पेनिस में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है? देखो, एजिंग जो है ना, वो हमारे प्रकृति की नियति है। हम हर आदमी बूढ़ा होगा, हर आदमी के बाल सफ़ेद होंगे। तो जो अंदर की वेन्स है वो एजिंग में जाएगी ही जाएगी, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, और चाहे वो मैं हूँ। उन लोगों की एजिंग स्लो होगी क्योंकि दे आर फिट, क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बहुत फिट है, कैलोरी डाइट लेते हैं। पर जो एक नॉर्मल आदमी है, अब जब उसने समोसा खाया, छोले भटूरे खाए, तो वो जो घी और तेल है वो हमारे ब्लड में मिक्स होगा। वो ब्लड में मिक्स हो गया, वो ब्लड बहेगा हमारी नसों के अंदर, वेन्स में। अब ये जो फैट है ये हमारे धीरे धीरे अंदर कैल्सीफाइड कर देगा वेन्स को। तो जैसे ही ये कैल्सिफिकेशन कंप्लीट होगा हमारे हार्ट में, तो मेरे हार्ट अटैक आएगा। और जब पीनिस के अंदर होगा तो पेनाइल अटैक आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा। सो दिस इज वेरी कॉमन, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड हार्ट डिजीज। सो अगेन, यदि आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए कि डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी है तो आप ये बोलोगे कि नहीं साहब अर्जुन की छाल लेके सही करूंगा। नहीं, वेट मत करो, पहले सही कर लो, फिर चाहे अर्जुन की छाल खाते रहना। दिस इज वेरी कॉमन। जब पेशेंट आता है मैं उसको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिखता हूँ, तो बोलता है कि सर 1 2 3 महीने तो दो मुझे, अर्जुन की छाल का काढ़ा पीऊंगा। मैं मत पी भाई, पीता रहना बाद में, पहले बार सही कर ले जो है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोलॉजिकल भी होता है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है और हार्मोनल है। द मेन रीजन ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन साइकोलॉजिकल सबसे ज़्यादा यंग एज के अंदर होता है। जो 20 साल का लड़का है कि उसने कभी सेक्स ही नहीं किया है, अब उसको क्या लग रहा है कि मेरे ईडी है, या उसकी शादी होने वाली 3 महीने बाद, तो वो बोलेगा कि साहब मेरे को लग रहा है मेरा खड़ा नहीं हो रहा है, या बचपन में मैंने ओवर मैस्टरबेशन कर लिया, उसकी वजह से कहीं से पढ़ लिया था बचपन की गलतियों की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में उसको एक फियर होता है कि मैं मेरी वाइफ को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पहुंच जाता है। या आपकी शादी हुई, आप अच्छा सेक्स नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आपको वो एक फियर ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा कि जब भी आप सेक्स करने जाओगे तो वो डर होगा कि यार कल मैं फेल हो गया था, कहीं आज फेल नहीं हो जाऊं, कहीं वापस से मेरा जीरो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरा मोमेंट वापस से ख़राब नहीं हो जाए, मेरी फीमेल मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो इट्स ए वेरी कॉमन साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये आप कुछ लेके आए थे, ये भी ईडी से कुछ आप बता रहे थे? इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन है उसका जो आपने बताया, पूछा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है हमारे लिंग के अंदर, तो क्या होगा कि ये मेरा सपोज करो लिंग है, तो इस लिंग के ऊपर जो वेन्स है इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, सख्त हो जाएंगी। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट होता है जिसको शॉक वेव ट्रीटमेंट बोलते हैं। इट्स वेरी कॉमन, और हर बड़े सेंटर पे शॉक वेव मशीन्स होती है। तो जो शॉक वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जब हमारे पेनिस के ऊपर पड़ती है तो वो अंदर की जो वेन्स उनको डायलेट करती है, ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। तो किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो एक शॉक वेव का जो कॉस्ट है करीब 8 से 10 हज़ार रुपये होता है, और आपको करीब 8 से 10 सेशन लेने पड़ते हैं। पर एक नया डिवाइस है जिसको मिनी शॉक वेव बोलते हैं,
तो यदि आप मिनी शॉकवेव से रोज अपने पेनिस की मसाज कर रहे हैं या वाइब्रेट से इसको रोज कर रहे हैं, तो आप सपोज करो कि एक मिनी शॉकवेव है, तो या आप रोज यदि लिंग के ऊपर इसको ले जाके रोज इसकी मसाज कर रहे हो 15 मिनट तक, तो इससे क्या होगा, आपकी जो वेन्स है इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा, और जो प्रेशर पड़ेगा वो आपकी जो इन वेन्स को जो स्टिफ हो गई है, जो सख्त हो गई है, इसको ये खोलेगा। इसको खोलने से आपका जो पीनिस उसके अंदर अच्छा इरेक्शन आएगा। कई लोग जो ओवर मेस्ट्रुबेशन कर लेते हैं या जिनको मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाता है, या डायबिटीज़ की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ईडी हो गया है, उसके अंदर ये डिवाइस बहुत हेल्पफुल है। सो इफ़ यू आर डूइंग एवरी डे 10 to 15 मिनट्स, दिस कैन डू वंडर्स इन योर सेक्सुअल लाइफ। राइट। कुछ जल्दी जल्दी सर आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। इज इट ट्रू दैट मैन ऑलवेज हैव ए हायर सेक्स ड्राइव देन वुमेन? नो, इट्स नॉट 100% ट्रूथ, बिकॉज मेरे पास जो फीमेल्स आते हैं या मेल्स आते हैं, दे आर 50%। मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल डिज़ायर इक्वल है। कुछ फीमेल्स के अंदर इवन हाइपर सेक्सुअल डिज़ायर होती है, उनको बार बार सेक्स चाहिए होता है। डज फ्रीक्वेंट सेक्स और मास्टरबेशन कैन कॉज वीकनेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स? एनी सेक्सुअल एक्टिविटी जब आप करते हो, बिकॉज सेक्स इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, जब आप सेक्स करते हो तो थकान होना स्वाभाविक है। इट्स अ गुड कार्डियो। Is it a myth that size determines sexual satisfaction? यस, इट्स नॉट मिथ, बट अगेन यदि मैं और आप दोनों कहीं जा रहे हैं किसी लड़की को के पास, तो यदि मेरा पेनिस इतना है और आपका इतना है तो वो आपको पकड़ेगी, क्योंकि एस्थेटिक्स मैटर करता है। पर आपका इतना है और मेरा इतना है पर मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो वो हो सकता है बाद में मेरे पास आ जाए। तो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, एस्थेटिक्स भी जरूरी है और आपकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ सेक्स भी जरूरी है। Do people really run out of sperm if they have sex too often? नो, बिकॉज यू नो सीमन प्रोडक्शन इज अ डेली बेसिस थिंग। हर रोज हमारा करीब 5 से 6 ml स्पर्म बनता है। तो यदि आप रेगुलर सेक्स कर रहे हो, आप सपोज करो आप दिन में 6 बार सेक्स कर रहे हो, तो नेचुरल है कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 1-2 बूंदें ही आएंगी। एजिंग के साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। पर यदि आप फ्रीक्वेंट सेक्स कर रहे हो या फ्रीक्वेंट मेस्टुर्बेट कर रहे हो, तो जो निकलेगा कम, पर बनने की स्पीड सेम रहेगी। Is it true that thinking about sex too much is unhealthy or abnormal? या इट्स एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। यदि आपके 24 घंटे सेक्स ही दिमाग में घूमेगा तो आप बाकी की चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इट्स अ डिजीज। Can sexual activity improve overall health and immunity? यस, मतलब सेक्स इज ए गुड प्रिडिक्टर ऑफ अवर ओवरऑल हेल्थ। सो इफ यू आर हैविंग गुड इरेक्शन इन मॉर्निंग, दैट्स मीन एवरीथिंग इज परफेक्ट विथ यू। What is the most common sex myth you hear from patients? मोस्ट कॉमन सेक्सुअल में दैट व्हाट आई फील दैट बिकॉज ऑफ मेस्ट्रुबेशन मेरी नसें खराब हो गई है और मैं मेरी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। और मेरे को हमारे बैच जी ने या जो मेरे पड़ोस के अंकल हैं उनके चाचा जी ने बताया था कि ज़्यादा हस्तमैथुन करने से शरीर के अंदर नसें कमज़ोर हो जाती हैं। अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं लोग। सर सेक्सुअल सप्लीमेंट सदियों से यूज हो रहे हैं। पुराने ज़माने को हम देखें तो राजा महाराजा, हमारे दादा नाना गोंद के लड्डू, ये लड्डू वो लड्डू खाए जाते थे, सफ़ेद मूसली, ये सब डाल डूल कर लड्डू खाते थे। तो सेक्सुअल सप्लीमेंट हर आदमी को लेने चाहिए यदि उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कमजोरी आ रही है। पर यदि आप ये चीज़ें नेचुरल वे में भी ले लो, कि जैसे आप एक हेल्दी चीज़ें खाने लग गए, नट्स खाने लग गए जो सेक्सुअल चीज़ों को इंप्रूव करते हैं, पोमोग्रेनेट खाने लग गए, तो ये चीज़ों को अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे। देयर आर सम सेक्सुअल सप्लीमेंट्स इन नाउ डेज लाइक एलार्जिनिन, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1973 के अंदर। तो यदि आप एलार्जिनिन रोज़ ले रहे हो जिम जाने से पहले, और यदि आपके बाकी के कार्डिक पैरामीटर्स अच्छे हैं, तो वो आपकी नसों को खोलेगा, बिकॉज इट्स ए वेजोडाइलेटर। मार्केट में एलार्जिनिन का जेल भी अवेलेबल है। तो यदि आप को जैसे कि माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और यदि आप रोज रात को सोते समय अपने पेनिस पे 2 से 3 मिनट, ये सोच के नहीं कि ये खड़ा करेगा लिंग को, ये सोच के कि मैं मेरे प्यारे पप्पू को कुछ थोड़ा समय दे रहा हूँ, मेरे नन्नू को कुछ समय दे रहा हूँ, 10 मिनट आप 2 से 3 मिनट आप इसको रोज हल्के हाथ से मसाज करो, इसको सहलाओ, इसको थैंक यू बोलो कि दादा यार तू पूरे दिन कितनी हेल्प करता है मेरी, तू पूरे दिन मैं तेरे को इंजॉय करता हूँ, मैं तेरे उसको सुसु करता हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ तो मेरे साथ है, जब तक मरूंगा दांत साथ नहीं होंगे लेकिन तू मेरे साथ है, तो तू मेरा साथ मत छोड़ना। इस सोच के साथ यदि आप इसकी रोज मसाज करोगे तो इसको अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं कि इसको लगाने से खड़ा हो जाएगा, इसको आप एक स्पेशल मसाज करो, जैसे चेहरे पे औरतें डिटॉक्स करती है ना, बोटॉक्स करती है ना, बस एक हल्के हाथ से मसाज 2 मिनट, और उसको बोलो थैंक यू सो मच
I am lucky that I am having you. Thank you so much, Dr. Amit. I am having you. Thank you so much. You are here today in तिवारी जी टॉक शो. कैसा लगा आज का पॉडकास्ट जरूर हमें बताइएगा अपने कमेंट्स करके. अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कमेंट करके भेजिए. कोशिश करेंगे उसके जवाब डॉक्टर साहब से लेकर आप तक पहुंचाने की. अच्छा लगा तो लाइक कर दो. अभी तक तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो. अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए.